नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी विषयक कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर, कवि, कथाकार, संपादक और अनुवादक अज्ञेय, जिनके नाम को हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के रूप में भी जानते हैं। अज्ञेय एक बहुआयामी, बहुप्रतिभाशाली, बहुभाषाविद विद्वान के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। अज्ञेय ने अपनी प्रतिभा से, अपनी लेखनी से अपनी विलक्षणता का परिचय हमें दिया है। कवि के रूप में और कवि शिक्षक के रूप में हमारे यहां कवि शिक्षा की भी एक परंपरा रही है। मध्यकाल में बहुत से कवि जो कवि शिक्षक कहलाए, जिसमें विशेष रूप से आचार्य केशव को हम याद करते हैं, जिन्होंने दरबार आश्रित रहकर राजा महाराजाओं को, आश्रयदाताओं को काव्य के अंगों से परिचित कराने के लिए कुछ इस तरह के शास्त्रीय ग्रंथ लिखे थे। हालांकि कहा यह जाता है कि कवि जन्मजात पैदा होते हैं, उन्हें कविता की शिक्षा दी नहीं जाती, प्रतिभा जन्मजात अर्जित की जाती है, प्राप्त की जाती है। लेकिन एक प्रतिभा श्रम से, साधना से, अभ्यास से, संगति से भी अर्जित की जाती है, व्युत्पन्न की जाती है। तो मध्यकाल के बहुत से कवियों ने काव्यांगों से अवगत कराते हुए शास्त्रीय ग्रंथ लिखे थे। शासकों को, आश्रयदाताओं को काव्यशास्त्र की समझ पैदा करने के लिए, उन्हें कवि बनाने के लिए उस तरह का कार्य किया था। आधुनिक काल में प्रारंभ में भारतेंदु ने अपने मंडल के रचनाकारों को, जिसको भारतेंदु मंडल कहते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बहुत से रचनाकारों को प्रेरित किया, लिखने के लिए उनको आधार भूमि दी, कुछ मानक निर्धारित किए, विषय वस्तु का वर्गीकरण करते हुए उन्हें नए विषयों, प्रासंगिक विषयों पर लिखने की शिक्षा और प्रेरणा दी। इसी तरह का कुछ कार्य अज्ञेय ने भी किया। अज्ञेय ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक, 7 कवियों को, उनकी रचनाओं को संग्रह करके इस तरह से संपादित किया, प्रकाशित किया। इस सप्तक परंपरा में शामिल होने के लिए बहुत से उस युग के रचनाकार, कवि लालायित रहते थे। उन्हें लगता था कि अज्ञेय द्वारा संपादित होने वाली इस ग्रंथ श्रृंखला में यदि उनको भी अवसर मिल जाए, वह भी समाहित हो जाए, तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। उस युग के अनेक कवियों को अज्ञेय ने मार्ग प्रशस्त करते हुए कविता की समसामयिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बहुत से मानक निर्धारित किए, और उन्होंने सैद्धांतिकी के परिप्रेक्ष्य में प्रतीकों के मैले होने की बात की, उनके देवता कर गए कूच जैसी बात, इस तरह का नए प्रतीक, नए बिंब बनाने की, नए छंद हाइकू में लिखने की बात की। और अज्ञेय न केवल स्वयं एक सशक्त कवि हैं, छोटी और बड़ी कविताएं, लंबी कविताएं
लिखने में उनका अधिकार है, वो एक अध्यात्म, दर्शन, समाज, संस्कृति, पाश्चात्य दर्शन, अस्तित्ववाद आदि के संदर्भ में अज्ञे बहुत सुशिक्षित, सुविचारित व्यक्ति होने के नाते जिस प्रकार की कविता करते हैं वो वास्तव में उन्हें एक अलग पहचान देने में मदद करती है। अज्ञे की विशेषता यह भी है कि वो जितने अच्छे कवि हैं उतने ही अच्छे गद्यकार भी हैं। उन्होंने निबंध लिखे और उनकी जो निबंध की रचनाएं हैं, संग्रह हैं, वो वास्तव में अद्भुत हैं, क्योंकि उससे उनके साहित्य, शास्त्र, भाषा, अध्यात्म, दर्शन, शिल्प आदि को लेकर जो चिंतन उनका रहा उसको समझा जा सकता है। उन्होंने आलोचना का दायित्व भी निभाया। वो एक बड़े प्रखर आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अपनी रचनाओं की भूमिका के माध्यम से हम देखें उनकी आलोचना को, और निबंधों में जो विवेचना, जो विमर्श मिलता है उसके माध्यम से देखें। वो बहुभाषाविद थे, बहुत सी भाषाएं जानते थे, बहुत से देशों में भ्रमण कर चुके थे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भारतीय इतिहास और पुरा साहित्य, पुरा आख्यान आदि का भी गहन अध्ययन उन्होंने किया था। उनका व्यक्तित्व वास्तव में एक विलक्षण और एक विराट व्यक्तित्व था, क्योंकि पूरे आधुनिक साहित्य में भारतेंदु युग से लेकर प्रयोगवाद, नई कविता, यहां तक आते आते देखें तो अज्ञे एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे। उन्होंने अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूती से दर्ज की। 21 निबंध संग्रह अज्ञे के प्रकाशित हैं। ये अज्ञे की बहुमुखी और गहन गंभीर चिंतनशीलता का परिचय तो देते ही हैं। उन्होंने जो कुछ आलोचना और निबंधों के माध्यम से, पुस्तकों की भूमिका के माध्यम से प्रस्तुत किया, उसमें उनकी एक कलात्मक दृष्टि का बोध भी होता है। बहुत स्पष्टता से, बहुत बोधगम्यता से अपनी बात को रखते हैं, साधिकार अपनी बात की विवेचना करते हैं। उनके निबंध संग्रह बहुत चर्चित हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। त्रिशंकु, जिसमें 8 निबंध संग्रहित हैं, 1945 में प्रकाशित निबंधों के संग्रह के रूप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। आत्मनेपद 1956 में, जिसमें अज्ञे आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममूल्यांकन करते हैं। 1945 में लिखी गई निबंध की पुस्तक त्रिशंकु आजादी से पहले की पुस्तक है, और आत्मनेपद 1956 में लिखी गई आजादी के बाद की आत्मालोचन, आत्मचिंतन करने वाली महत्वपूर्ण निबंध पुस्तक है, निबंधों का संग्रह है। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य नाम से उन्होंने 1967 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। हिंदी साहित्य को, उसकी आधुनिकता और आधुनिक परिदृश्यों को, काव्यांदोलनों को, गद्य को उन्होंने बड़ी प्रामाणिकता के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ नए निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया। 1978 में संवत्सर नाम का निबंध संग्रह आया। फिर युग संधियों पर 1981 में प्रकाश में आया निबंध संग्रह है। केंद्र और परिधि 1984 में प्रकाशित होने वाला निबंध संग्रह है। सृजन क्यों और कैसे, ये उनके निधन के बाद प्रकाश में आने वाली
निबंधों की रचना है। सृजन क्यों और कैसे वास्तव में आजीवन एक रचनाकार के रूप में जो भूमिका वो निभाते रहे, जो अनुभव उन्होंने अर्जित किए, उसके आधार पर उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सृजनात्मकता के अर्थ क्या है। किसी भी व्यक्ति को सृजनात्मक लेखन करना हो तो उसका प्रयोजन क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, और सृजनशीलता की पद्धति और प्रक्रिया क्या रहे, इन सब बिंदुओं पर उन्होंने एक सैद्धांतिक विवेचन करते हुए प्रकाश डाला। ऐसे अन्य निबंधों की चर्चा भी उनके संदर्भ में मिलती है। जितने सशक्त समर्थ निबंधकार हैं, जितने सशक्त समर्थ आलोचक हैं, उतने ही सशक्त और समर्थ संस्मरण लेखक भी हैं। हम जानते हैं कि हिंदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण विधा है संस्मरण और साथ साथ रेखा चित्र। संस्मरण वही रचनाकार प्रभावी मोहक लिख पाता है जिसके साथ बहुत से घटनाक्रम, बहुत से विराट व्यक्तित्व जुड़े होते हैं, जो बहुत सी यात्राएं करता है, भ्रमणशील होता है, जिसके पास साहित्य की, भाषा की अवधारणाएं बड़ी स्पष्ट होती हैं। ऐसे प्रभावी और आकर्षक मोहक विषयों पर लिखने का काम जैसा महादेवी वर्मा ने किया, और भी बहुत से रचनाकार जो संस्मरण, रेखाचित्र आदि लिखते रहे। इन संस्मरणों में कभी साहित्यकार आते हैं, पथ के साथी, कभी राजनेता आते हैं, समाज सेवी आते हैं, ऋषि मुनि या संत समाज आता है, मित्र परिकर के लोग आते हैं, परिवार के लोग आते हैं, गुरुजन आते हैं, जो भी हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जो एक अविस्मरणीय भूमिका के साथ आद्योपांत मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहता है। हम उस व्यक्ति को अपनी लेखनी से, अपनी शब्द संपदा से संस्मरणात्मक रूप में सुसज्जित करते हैं, उसे एक कालजयी दस्तावेज बना देते हैं। अज्ञे ने भी वही किया। स्मृति लेखा शीर्षक से 1982 में उनके बहुत से संस्मरण इसमें संग्रहित थे। 12 साहित्यकार जो उनके आत्मीय हैं, प्रेरक हैं, समकालीन हैं, उनको वो याद करते हैं, जिन्होंने साहित्य में, समाज में, राष्ट्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे 12 साहित्यकारों को वो स्मृति लेखा शीर्षक से लिखी गई संस्मरणात्मक पुस्तक के अंतर्गत स्थान देते हैं, जिनमें प्रथम महत्वपूर्ण स्थान सरोजिनी नायडू का है। सरोजिनी नायडू का राष्ट्र के, समाज के संदर्भ में, साहित्य के संदर्भ में उल्लेखनीय अवदान है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित, भारत भारती जैसी रचना, साकेत जैसी रचना, जयद्रथ वध जैसी रचना, बहुत से अनुवाद, बहुत सी कथात्मक प्रस्तुतियां, मैथिली शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित, अपनी रचना धर्मिता से हम सबको अभिभूत करने वाले लेखक माने जाते हैं। तो अज्ञे ने मैथिली शरण गुप्त पर भी संस्मरण लिखा। राय कृष्णदास जो छायावाद युग के बड़े चर्चित प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। हिंदी के कथा सम्राट प्रेमचंद, उन पर भी संस्मरण लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो निश्चित रूप से
हिंदी साहित्य में एक विद्रोही कवि के रूप में, गद्यकार के रूप में, राम की शक्ति पूजा जैसी दुर्लभ रचना, सरोज स्मृति जैसी दुर्लभ लंबी कविता, जूही की कली जैसी एक अलग अलग भाव संसार की कविताओं, गद्य रचनाओं, औपन्यासिक रचनाओं के माध्यम से निराला ने अपनी जगह बनाई। अज्ञे ने उनको भी स्मरण किया, उनके साथ जो सुखद क्षण उन्होंने बिताए थे उन सबको संस्मरणात्मक रूप में प्रस्तुत किया। छायावाद के दूसरे प्रसिद्ध और सशक्त हस्ताक्षर सुमित्रानंदन पंत, उन पर भी, जो कि कोमलकांत पदावली के रचयिता माने जाते हैं, पल्लव की भूमिका से जिन्होंने अपनी आलोचनात्मक प्रखर प्रतिभा का परिचय भी दिया, उन पर भी संस्मरण लिखा। होमवती देवी और माखनलाल चतुर्वेदी जो स्वातंत्र चेतना का बिगुल बजाते हैं, अनेक अपनी कविताओं से, गद्य रचनाओं से चतुर्वेदी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कैदी और कोकिला जैसी कविता, इस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी ने भी हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी जगह बनाई। अज्ञे जी ने उनको भी याद किया। फणीश्वरनाथ रेणु जो मैला आंचल जैसी, परती परिकथा जैसी रचनाएं हमें देते हैं, जो आंचलिक रचनाकार के रूप में, कथाकार के रूप में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हैं, उनको भी अज्ञे जी ने याद किया, संस्मरण उन पर भी लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण भट्ट जैसे इतिहासकार, कथाकार, समालोचक, तमाम तरह की भूमिकाओं को निभाने वाले बालकृष्ण भट्ट जैसे प्रसिद्ध रचनाकार, इन सब पर बहुत सुंदर संस्मरणात्मक प्रस्तुतियां अज्ञे जी ने अपनी रचना के माध्यम से की हैं। वास्तव में अज्ञे भाषा के धनी, विषय वस्तु के मर्मज्ञ, अभिव्यक्ति कौशल के निपुण रचनाकार इस रूप में हमारे सामने आते हैं। अज्ञे की एक और बड़ी विशेषता है, वो बहुत प्रतिष्ठित अनुवादक भी हैं। जैसा हम जानते हैं कि अनुवाद वही व्यक्ति बेहतर कर सकता है जो बहुत सी भाषाओं के मर्म को जानता है, भाषिक संरचनाओं को जानता है, व्याकरणिक व्यवस्था से अवगत होता है। अनुवाद कोई सामान्य कृत्य नहीं है, वो एक तकनीकी विषय है, उसकी अपनी एक प्रविधि होती है, प्रक्रिया होती है। उस अनुवाद को विधा सापेक्ष कैसे बदला जाए, कविता का अनुवाद एक अलग तरह की चुनौती का द्योतक है। कहा जाता है कि काव्यानुवाद के लिए अनुवादक का कवि होना भी जरूरी है। जो काव्य मर्म को नहीं जानता वो कविता का अनुवाद सामान्यतः नहीं कर सकता। अज्ञे क्योंकि बड़े प्रखर कवि हैं, उन्होंने अपने हाइकू छंद में लिखी गई कविताओं के अनुवाद करने का भी प्रयत्न किया। हालांकि वो ये स्वीकार भी करते हैं कि मैं उस हाइकू छंद के अनुवादों से या गद्य रचनाओं के अनुवादों से बहुत संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि उनका मानना है कि कोई शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय होता नहीं है, हो भी नहीं सकता। एक ही भाषा में नहीं हो सकता, दूसरी भाषा में तो ये कुछ कुछ असंभव सा कार्य है। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा अनुवाद में इन दो भाषाओं की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों भाषाओं में किसी शब्द की अवधारणा को सममूल्य रूप में, समतुल्य रूप में उपस्थित करना ये असंभव सा कार्य है। लेकिन अनुवाद हम जानते हैं कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग की तर्ज पर किया जाता है। उन पाठकों के लिए अनुवाद किया जाता है जो स्रोत भाषा के ज्ञाता नहीं है, उसे पढ़ नहीं सकते। ऐसे में एक प्रकार से अनुवाद उपकार का कार्य भी है, परोपकार का कार्य भी है। और अनुवाद की एक बड़ी दुनिया है, एक बड़ा संसार है। बहुत प्रतिष्ठित रचनाकारों ने भी
प्रचुर मात्रा में अनुवाद किए, ख्याति अर्जित की। प्रेमचंद मूलतः उर्दू के रचनाकार थे, लेकिन अनुवाद करके अपनी रचनाओं के हिंदी में आए। बहुत सी रचनाओं का अनुवाद, प्रेमचंद की अनुवाद कला, जैनेन्द्र की अनुवाद कला, छायावादी कवियों की अनुवाद कला, भारतेंदु की अनुवाद कला, द्विवेदी युग के बहुत सारे रचनाओं की अनुवाद कला, रामनरेश त्रिपाठी ने खूब अनुवाद किए, पथिक, द ट्रेवलर्स का अनुवाद। तो अग्गे ने भी, धर्मवीर भारती ने बहुत अनुवाद किए। बच्चन बहुत बड़े अनुवादक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं, जिन्होंने शेक्सपियर के अनुवाद किए। रांगे राघव एक अच्छे और बड़े प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में हमारे सामने आते हैं। स्वयं मैथिलीशरण गुप्त ने भी बहुत से अनुवाद किए। तो अनुवाद की एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा हिंदी साहित्यकारों के माध्यम से, काव्यानुवाद, गद्यानुवाद, कहानियों का अनुवाद, उपन्यासों का अनुवाद, संस्मरण जीवनी का अनुवाद, रेखा चित्रों के अनुवाद, निबंधों के अनुवाद प्रचुर मात्रा में हुए। और पत्रकारिता ने तो इस क्षेत्र में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही। तो अनुवाद विधा अग्गे की अभिरुचि की विधा रही है। उन्होंने इवो आंद्रिक के अंग्रेजी में रचित विजर्स एलिफेंट का हिंदी में वजीर का फीता शीर्षक से अनुवाद किया। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अग्गे अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं के ज्ञाता थे। कई भाषाएं उस पर उनका अधिकार था और अध्येता तो थे ही। उनकी पठनीयता, उनकी साहित्यिक अभिरुचि, उनकी लेखन वृत्ति इस बात की द्योतक है। रोमा रोला के अंग्रेजी में रचित विवेकानंद का हिंदी में अनुवाद विवेकानंद शीर्षक से उन्होंने किया। रोमा रोला एक बड़ी रचनाकार के रूप में, लेखक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। विवेकानंद शीर्षक से अंग्रेजी में लिखी गई उनकी रचना को हिंदी में विवेकानंद शीर्षक से ही अग्गे ने अनुदित किया। जैनेन्द्र हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार हैं। जैनेन्द्र के कारण ही अग्गे को अग्गे उपनाम मिला। अग्गे की रचनाओं को जैनेन्द्र ने प्रेमचंद के पास पत्रिका में प्रकाशनार्थ भेजा था। तो प्रेमचंद ने पूछा कि ये किसकी रचनाएं हैं। जैनेन्द्र उनके नाम को उद्घाटित करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अग्गे उस समय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, स्वातंत्र चेतना से संघर्ष करने वाले लेखक के रूप में अपने को गुप्त रखे हुए थे। तो जैनेन्द्र ने अग्गे नाम दे दिया और प्रेमचंद ने उनकी रचनाओं को अग्गे नाम से ही प्रकाशित कर दिया और धीरे धीरे ये उपनाम उनके नाम के साथ जुड़ता चला गया। तो जैनेन्द्र की बड़ी प्रतिष्ठित रचना है त्यागपत्र, हिंदी में दुर्लभ रचना है, अनुपम रचना है। त्यागपत्र पर एक फिल्म भी बन चुकी है। उस त्यागपत्र से अभिभूत होकर, प्रभावित होकर अग्गे ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद द रेजिग्नेशन नाम से किया। ये अलग बात है कि अग्गे उसके अनुवाद से बहुत संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने पूरी श्रम साधना से पर काया प्रवेश करते हुए अनुवाद किया, पर उनकी ईमानदारी, उन्होंने कहा कि यदि मूल अनुवाद, मूल रचना का आनंद लेना है तो हिंदी में उसको जरूर पढ़ना चाहिए। रविंद्र ठाकुर के बांग्ला में रचित गोरा उपन्यास का हिंदी में गोरा शीर्षक से अनुवाद भी अग्गे ने किया। ठाकुर के बांग्ला में रचित राजा का हिंदी अनुवाद भी राजा शीर्षक से किया। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय के बांग्ला में रचित श्रीकांत चर्चित उपन्यास का हिंदी में श्रीकांत शीर्षक से ही अनुवाद भी अग्गे ने किया था। इससे यह पता लगता है कि अग्गे संस्मरण लिखने वाले, निबंध लिखने वाले, अनुवाद करने वाले एक प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में हमारे सामने उभरते हैं। जितने बेहतरीन कवि, जितने प्रतिष्ठित समालोचक, जितने चर्चित निबंधकार, अध्येता निबंधकार, खूब गहन अध्ययन के बाद, पठन चिंतन मनन के बाद उन्होंने वो साहित्य लिखा है। तो गद्य लेखन में भी
अज्ञे ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस तरह मित्रों, वास्तव में एक विलक्षण प्रतिभा के धनी अज्ञे पर हम चर्चा करते हुए इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।